स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और आपका स्वागत है स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, हम लोग इंडियन इकोनॉमी का यूपीएससी प्री का पेपर का जो पोर्शन है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। संडे को जो पेपर हुआ उसमें जो इकोनॉमी का पोर्शन था उसके क्वेश्चंस वैसे तो करीब 13 से 15 क्वेश्चंस के बीच में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो इकोनॉमी का पोर्शन कवर कर रहा था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलाकर। मैं उन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 87 है, जो कहता है कि एक ई वाणिज्य रेवेन्यू मॉडल जहां विक्रेता के पास कीमत निर्धारण का नियंत्रण तो है परंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता है, यानी कि वो प्राइस डिसाइड कर रहा है लेकिन वो स्टॉक नहीं रख रहा है। ओके, इसके बदले किसी अन्य पक्षकार अब आपूर्तिकर्ता यानी कि थर्ड पार्टी सप्लायर को ग्राहक के ऑर्डर और लदान की संबंध में विवरण भेजता है। मतलब आपने ऑर्डर किया और वो किसी और के पास उस ऑर्डर को भेज रहा है, वहां से ऑर्डर मंगा के आपको डिलीवर हो रहा है। अब आगे सीधे ग्राहक को सामान भेज देता है और इस मॉडल को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ड्रॉप शिपिंग मॉडल, दूसरा है एफिशिएंट रेवेन्यू मॉडल, तीसरा है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल और चौथा है एजेंसी रेवेन्यू मॉडल। देखिए, जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है उस ड्रॉप शिपिंग मॉडल में जो कीमत होती है वह विक्रेता नियंत्रित कर सकता है, मैनेज कर सकता है। विक्रेता अपने पास स्टॉक नहीं रखता है। जिन्हें डिलीवरी करनी होती है, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े की दुकान वाला है, उसने क्या किया, अपने आप को फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर कर लिया। अब आप जब शर्ट का ऑर्डर करेंगे तो वो जो कपड़े की दुकान वाला है वो फ्लिपकार्ट के थ्रू आपको डिलीवर कर देगा। तो ये है थर्ड पार्टी सप्लायर के माध्यम से माल भेजना। इसको कहा जाता है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, तो पहला जवाब ही इसका सही जवाब है। दूसरे जो तीन ऑप्शन है उनको भी समझ लेते हैं। एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल क्या होता है? एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल में जो रेफरल या कमीशन होता है वो केवल लिया जाता है। जैसे हम रेफर कर देते हैं और कमीशन ले लेते हैं तो उसको एफिलिएट रेफरल मॉडल कहा जाता है। तीसरा क्या है? ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल। इसमें क्या होता है कि हर लेन देन पर एक फीस काट ली जाती है, एक शुल्क काट लिया जाता है और अपना ट्रांजैक्शन आप करते रह सकते हैं। और चौथा होता है एजेंसी रेवेन्यू मॉडल। इसमें क्या होता है कि जो एक एजेंट के रूप में कंपनी कार्य करती है, जो मिडिल मैन होती है कंपनी, वो कार्य करती है। तो वास्तव में ये तीनों जवाब सही नहीं है। इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक FI इंडेक्स के 3 प्रमुख उप सूचकांकों को सटीक रूप से दर्शाता है? तो देखिए, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है वो RBI ने जारी किया था 2021 से। ठीक है, ये 2021 से वित्तीय समावेशन को मापने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य यह देखना है कि देश में बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं जो हैं वो लोगों तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंच पा रही हैं। आसान भाषा में कहें कि केवल खाते खोल लेना वित्तीय समावेशन नहीं माना जाएगा। यह देखना भी जरूरी है कि उन लोगों को जिनके खाते खुले हैं वो वित्तीय सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह सब जब देखा जाता है तो कहा जाता है वित्तीय समावेशन सूचकांक। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो जारी करता है उसके 3 मुख्य उप सूचकांक होते हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है पहुंच का, असेस का। और पहुंच में क्या देखा जाता है? पहुंच में देखा जाता है कि वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता क्या सब लोगों तक हो पाई है या नहीं हो पाई है। दूसरी चीज देखी जाती है उपयोग। अगर सबके पास तक वित्तीय सेवा पहुंच रही है तो क्या वे उसका उपयोग भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वास्तविक तौर पर कितना वित्तीय सेवाओं का लोग उपयोग कर रहे हैं। और तीसरा है गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी। ठीक है, गुणवत्ता में ये देखा जाता है कि सेवाएं जो दी जा रही हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज जो दी जा रही हैं, उनकी गुणवत्ता, क्वालिटी कैसी है, प्रभावशीलता कैसी है। तो वास्तव में जो FI इंडेक्स है वो करता है पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता का मापन
इन 3 आधारों पर एफआई सूचकांक तैयार किया जाता है। अब बाकी सारे ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये 3 ऑप्शन सही हैं। तो क्रेडिट पहुंच, बीमा गहनता, पेंशन व्याप्ति गलत हो गया, जीडीपी अंशदान वगैरह गलत हो गया, वहनीयता, अफोर्डेबिलिटी, पारदर्शिता गलत हो गया। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के डिजिटल कॉमर्स के ओपन नेटवर्क ओएनडीसी पहल का मूल उद्देश्य सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। तो सबसे पहले देखिए ओएनडीसी क्या होता है। ओएनडीसी जो है वह भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है ई कॉमर्स के ओपन नेटवर्क को बनाना, ताकि जो खरीदार और विक्रेता हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होते हुए भी आपस में कनेक्टेड रह सकें। जैसा आप देखते होंगे यूपीआई होता है ना, तो यूपीआई पेमेंट में भी बिल्कुल सेम थ्योरी लगती है। तो यूपीआई पेमेंट की तरह ही अलग अलग प्लेटफॉर्म पर होते हुए भी एक ओपन नेटवर्क पर सब कनेक्टेड रहें। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। आपसे कहा गया है क्या वर्णन करता है। पहला, सभी डिजिटल वाणिज्य लेनदेनों पर सरकारी नियंत्रण की अनुमति देना। देखिए सरकारी नियंत्रण अगर हो गया तो इसका मतलब ओपन रह ही नहीं जाएगा। ओपन होने का मतलब सबके लिए एक्सेस टू ऑल है। इसका मतलब इसका उद्देश्य कहीं से भी सरकारी नियंत्रण बढ़ाना नहीं हो सकता, तो ए गलत हो गया। दूसरा, निजी ई कॉमर्स व्यापारियों को प्रतिस्थापित करना। देखिए अगर निजी को आप प्रतिस्थापित कर देंगे तो फिर ये ओपन रहा कहाँ, फिर तो ये केवल एक सरकारी प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो निजी कंपनियों को हटाने के लिए नहीं है, यह वास्तव में निजी कंपनियों को समान अवसर देने के लिए है। अब तीसरा, सी, सभी नेटवर्क के बीच अंतर संचालनीयता को समर्थन बनाकर बड़े वाणिज्य प्लेटफॉर्म के प्रभुत्व को समाप्त करना। देखिए यह बिल्कुल यही इसका मुख्य उद्देश्य है ओएनडीसी का, कि जैसे यूपीआई भुगतान को इंटरपोरेबल बनाया गया वैसे ही ओएनडीसी ई कॉमर्स का एक खुला नेटवर्क बन जाए और जो कुछ बड़े मेजर जायंट्स हैं उनकी मोनोपोली को खत्म करते हुए सभी लोग एक साथ मिलकर के काम कर सके। तो यह इसका मुख्य उद्देश्य है और मूल उद्देश्य है ओएनडीसी स्थापित करने का। तो सी बिल्कुल सही है। चौथा, सभी ऑनलाइन लेन देनों के लिए यूपीआई आधारित भुगतानों को अनिवार्य करना। यह ऐसा कोई भी अनिवार्यता नहीं लाता है। ओएनडीसी का यूपीआई से कोई लेना देना नहीं है। तो डी गलत है, बी गलत है, ए गलत है, केवल सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीआई और सीबीडीसी यानी कि डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पॉइंट, यूपीआई एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है किंतु डिजिटल रुपया एक राष्ट्रीय सॉवरन कागजी मुद्रा के सदृश है। ठीक है, देखिए जो सीबीडीसी का कॉन्सेप्ट है वास्तव में जो डिजिटल रुपया है वो आपके फिजिकल रुपया द्वारा ही है, जैसे फिजिकल रुपया आरबीआई बैक्ड होता है वैसे ही डिजिटल रुपया भी आरबीआई बैक्ड होता है। फिजिकल रुपया जो आपकी जेब में है जैसे वो एक संप्रभु मुद्रा है आरबीआई के द्वारा जारी की गई, वैसे ही सीबीडीसी भी संप्रभु मुद्रा है। दोनों एक जैसी ही हैं, केवल अंतर यह है कि वो डिजिटल फॉर्म में है और ये फिजिकल फॉर्म में है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, यूपीआई के मामले में धन को जैसे ही नामे में डाला जाता है या जमा किया जाता है अंतिम उपयोगकर्ता के लिए निपटान तत्काल हो जाता है, किंतु डिजिटल रुपया के मामले में निपटान नहीं हो पाता है क्योंकि वॉलेट शेष का अन्य वॉलेट में अंतरण हो जाता है। देखिए जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है जो सीबीडीसी है या जिसको डिजिटल रुपया या ई रुपया कहा जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें तत्काल निपटान होता है, तुरंत इंस्टेंट और फाइनल सेटलमेंट होता है। डिजिटल रुपया भौतिक नकदी की तरह ही काम करता है, मतलब आप अपनी जेब से निकाल के 10 रुपये दे दीजिए या डिजिटल 10 रुपये दे दीजिए, बिल्कुल सेम काम करता है। जब भौतिक रुपया किसी को देते हैं तो भुगतान तुरंत होता है, किसी तीसरे बैंकिंग पक्ष द्वारा इसमें मध्यस्थता या निपटान की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से जब आप डिजिटल रुपया दे रहे हैं तो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है और भुगतान का निपटान जो है वो तत्काल और अंतिम हो जाता है, यानी कि फाइनल सेटलमेंट होता है। इसीलिए यह कहना कि डिजिटल रुपया का निपटान तुरंत नहीं हो पाता है, यह बात पूरी तरह से गलत है। तो इस कारण
ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा, यूपीआई लेन देनों को बैंकों द्वारा अभिलिखित रिकॉर्ड किया जाता है और उन्हें बैंक विवरणों में दर्शाया जाता है, किंतु डिजिटल रुपया के मामले में बैंक विवरणों में कोई डेटा दर्ज नहीं किया जाता, क्योंकि लेन देन वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम बात है कि जो यूपीआई लेन देन है वो बैंक खातों में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन डिजिटल रुपए जो हैं वो बेसिकली वॉलेट बेस्ड होते हैं और बैंक स्टेटमेंट में सामान्य यूपीआई की तरह से रिकॉर्ड में नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये जो सी स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट सही है। डी, दोनों मामलों में यूपीआई और डिजिटल रुपया में उपयोगकर्ताओं और उसके संबंधित बैंकों पर देयता होती है। देखिए जो देयता की जहां तक बात है तो देयता में समझिएगा कि दोनों प्रणालियां में उपयोगकर्ता और संबंधित बैंक दोनों ही शामिल होते हैं और दोनों की सेम प्रकार से काम चलता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो दोनों ही मामलों में चाहे यूपीआई हो या डिजिटल रुपया हो, संबंधित बैंकों पर देयता बनती है और यह भी सही है। तो अब आप देखें तो इसमें पहला सही है यानी ए सही है, सी सही है और डी सही है। अच्छा, इसके ऑप्शंस नहीं आए हैं तो इसके ऑप्शंस में जब आप देखोगे तो ऑप्शंस में इसका एक ऑप्शन मिलेगा आपको बी, जिसमें इन ऑप्शंस को दिया गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, और वो जो ऑप्शंस वाला पोर्शन था वो मिस हो गया है, तो यहां पर आप बी वाले ऑप्शन पर जाएंगे, बी इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रियल वर्ल्ड असेट्स आरडब्ल्यूए टोकनाइजेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, टोकनाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए रियल वर्ल्ड असेट्स को डिजिटल टोकन में बदला जाता है। दूसरा, रियल वर्ल्ड असेट्स को आरडब्ल्यूए को टोकनाइजेशन 24/7 पहुंच प्रदान करता है जिससे वित्तीय समावेशन का संवर्धन होता है। तीसरा, रियल वर्ल्ड असेट्स का टोकनाइजेशन भारत में लोगों को उच्च समृद्धि निवेश के अवसरों तक पहुंच प्रदान करेगा। अब देखिए जो रियल वर्ल्ड टोकनाइजेशन का प्रोसेस है, टोकनाइजेशन में जो प्रोसेस होता है उसमें ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग किया जाता है और जो असेट्स होती हैं उनको डिजिटल टोकन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। टोकन मतलब एक नंबर समझ सकते हैं आप। और इस वजह से जब हम देखेंगे तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि इसमें ब्लॉकचेन तकनीकी का प्रयोग करते हुए रियल वर्ल्ड असेट्स को डिजिटल टोकन में बदला जाता है, तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा जो बात कह रहे हैं कि 24/7 असेस प्रोवाइड करता है और वित्तीय समावेशन को बढ़ाता है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो डिजिटल टोकन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो 24/7 जो है वो ट्रेडिंग का असेस देते हैं। ठीक है, आप कभी भी इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइनेंस जो फ्रैक्शनल ओनरशिप होती है, जो जितना आपके पास टोकन है उतनी ओनरशिप भी आपको मिलती है। इससे छोटे निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ती है और जब चूंकि छोटे निवेशक भी इसमें भाग ले सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि यह वित्तीय समावेशन को भी प्रोत्साहित करती है। थर्ड है, रियल वर्ल्ड असेट्स को टोकनाइजेशन और भारत के लोगों को उच्च समृद्धि निवेशों के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रैक्शनल ओनरशिप यानी कि छोटी छोटी ओनरशिप के कारण छोटे निवेशक भी बड़े रियल स्टेट में या अन्य परिसंपत्तियों में निवेश कर पाते हैं। तो एक प्रकार से जो बड़ी समृद्धि वाले निवेश होते हैं उनमें भी छोटे निवेशक टोकनाइजेशन के माध्यम से निवेश कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका 1, 2 और 3 तीनों सही है, तो आप इसका फाइनल आंसर ए लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक बॉन्ड जिसके प्रोसीड्स यानी कि आगम का उपयोग केवल पर्यावरणीय और सामाजिक परियोजनाओं दोनों के एक संयोजन के वित्त पोषण या पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्न कह रहा है कि आप एक बॉन्ड है जिसके आगम का इस्तेमाल कर रहे हो पर्यावरणीय योजनाओं में और सामाजिक योजनाओं में। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार संघ है एक, उसके मानकों के अनुसार सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड यानी कि जो सतत बॉन्ड होते हैं वे उसके माध्यम से जो आप धन जुटाते हैं उनका प्रयोग पर्यावरणीय कार्यों में और सामाजिक कार्यों में दोनों प्रकार की परियोजनाओं के संयोजन में किया जाता है। उनके वित्त पोषण के लिए और पुनर्वित्त पोषण के लिए किया जाता है। चूंकि आप देख रहे हो कि प्रश्न में कहा गया कि बॉन्ड के प्रोसीड्स पर्यावरण और सामाजिक परियोजना दोनों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर संधारणीयता बॉन्ड सही जवाब होगा। लेकिन अन्य बॉन्ड को भी जान लेते हैं। जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, जो हरित बॉन्ड्स होते हैं, उनसे जो प्राप्त राशि होती है वह केवल और केवल
पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में इस्तेमाल होती है। ठीक है, जो केवल पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा हुआ, स्वच्छ परिवहन हुआ, टिकाऊ जल प्रबंधन हुआ, इन सब के वित्त पोषण के लिए किया जाता है, उनको हम कहते हैं एक तरीके से ग्रीन बॉन्ड्स। जो सामाजिक बॉन्ड होते हैं, जो सोशल बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स की प्राप्ति केवल सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में किया जाता है। ठीक है, जो केवल सामाजिक कल्याण से जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सामाजिक बॉन्ड यानी कि सोशल बॉन्ड, जैसे कि किफ़ायती आवास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सेवा। तो ये क्या है, ये सोशल बॉन्ड्स हैं। और सॉवरेन बॉन्ड अगला जो है, और लास्ट वाला जो सॉवरेन बॉन्ड होता है, ये होता है किसी भी देश की सरकार के द्वारा जो पैसा लिया जाता है अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर राजकोषीय घाटों को पूरा करने के लिए। तो वास्तव में यह किसी विशेष पर्यावरण या सामाजिक उद्देश्य से नहीं लिया जाता, बल्कि सरकार की आवश्यकताओं पर लिया जाता है, चाहे वह सरकार की वित्तीय जरूरतें हों या फिर राजकोषीय घाटा वगैरह हो रहा है तो उसको भरने के लिए जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनको हम संप्रभु बॉन्ड कहते हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एमएसएमईज जो हैं, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हैं, उनके वित्त पोषण में M1 एक्सचेंज की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। देखिए, जो M1 एक्सचेंज होते हैं वास्तव में वे होते क्या हैं। ठीक है, ये वास्तव में एमएसएमई के ट्रेडिंग के लिए बनाए जाते हैं, जो कि बेसिकली क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, जिस प्लेटफॉर्म में TREDS वाला सिस्टम होता है, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को आप डिस्काउंट करा सकते हो, इनवाइसेस को डिस्काउंट करा सकते हो। इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बनाया गया जिससे जो एमएसएमईज हैं वो वास्तव में अपनी एक जो क्रेडिट नीड है, जो कैश की नीड है, उसको पूरा कर सकें। तो अब देखिए, एमएसएमई M1 एक्सचेंज एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को संपार्श्विक आधारित ऋण उपलब्ध कराता है। देखिए, जो एक्सचेंज होते हैं वो लोन के उद्देश्य से नहीं बनाए जा रहे हैं। तो चूंकि ये बेसिकली कोई भी एक्सचेंज लोन के माध्यम से नहीं बनाए जा रहे हैं, तो सीधे जमानत रहित या जमानत आधारित ऋण देने की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे मैंने आपको बताया, ये TREDS यानी कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम पर काम करते हैं और उसका प्लेटफॉर्म होते हैं। दूसरा, जो M1 एक्सचेंज है, जो बेसिकली सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए इनवाइसेस का और बिल ऑफ एक्सचेंज का बट्टा काटने में यानी कि डिस्काउंटिंग करने में काम आते हैं। तो ये मैंने आपको बताया ही था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग करेंगे, यानी कि इनको आप भुना सकते हो यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। थर्ड, M1 एक्सचेंज सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में कार्य करता है। देखिए, इसका क्रेडिट रेटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है। यह एक तरीके की, आप समझिए, केवल खरीदारों को, विक्रेताओं को और फाइनेंसर्स को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इसको आसान भाषा में कि जो ये एक्सचेंज है, यह खरीदारों के लिए, विक्रेताओं के लिए, जो एमएसएमई के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, और जो फाइनेंसर्स हैं, इनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये वास्तव में कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम नहीं कर रहा है। तो अब इन तीनों में से आपका ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, केवल 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के संदर्भ में निजी निवेश के बहिर्गमन प्रभाव यानी कि क्राउडिंग आउट का सर्वोत्तम वर्णन करता है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट, क्राउडिंग आउट इफेक्ट को जरा समझिएगा। सरकार जब बाजार से ज़्यादा लोन लेती है,
ठीक है, तो देखिए हुआ क्या, सरकार खर्चे ज़्यादा करना चाहती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहती है, अपने खर्चों को मीट आउट करने के लिए क्या कर रही है, सरकार जो है अधिक ऋण ले रही है। और जब सरकार अधिक ऋण ले रही है तो जाहिर सी बात है कि वित्तीय संस्थानों के पास जो लिमिटेड अमाउंट है उसमें से पैसा कम पड़ेगा, तो ऋण की मांग बढ़ जाएगी। और जब ऋण की मांग बढ़ेगी तो ब्याज दरें बढ़ेंगी, और जब ऋण की मांग और ब्याज दरें बढ़ी हुई होंगी तो निजी क्षेत्र जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, वह लोन आसानी से नहीं ले पाएगा। इसके कारण क्या होगा, निजी क्षेत्र ऋण नहीं ले पाएगा। और जब ये निजी क्षेत्र ऋण नहीं ले पाएगा, उसके लिए लोन महंगा हो जाएगा, ऋण लेना, उधार लेना महंगा हो जाएगा, तो क्या होगा, तो निजी क्षेत्र का निवेश घट जाएगा और रोजगार के अवसर भी कम होंगे। तो अब आते हैं प्रश्न पर। इतना आपने समझ लिया। पहली चीज, यह एक ऐसी स्थिति है जहां सरकारी व्यय बढ़ने के कारण निजी निवेश बढ़ जाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं निजी निवेश तो नहीं बढ़ रहा है क्योंकि उसको ऋण नहीं मिल रहा है, यह गलत हो गया। दूसरा, एक ऐसी स्थिति जहां सरकारी उधार के परिणाम स्वरूप ब्याज दरें उच्च हो जाती हैं जिससे निजी निवेश घट जाता है। अब इस डिस्कशन के बाद आप समझ रहे होंगे कि यह बात सही है। तीसरा, एक ऐसी स्थिति जहां करों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ जाता है, करों में वृद्धि का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और चौथा, एक ऐसी स्थिति जहां सरकार द्वारा किए गए व्यय का समग्र मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका भी इससे कोई सीधा रिलेशन है ही नहीं। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा। ठीक है, अब यहां तक मुझे लगता है कि आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है वह प्रश्न है दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में। दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में और महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में, जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष अन्वेषण सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचारों में दुर्लभ मृदा तत्वों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। देखिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं उनका प्रयोग एआई में होता है, रोबोटिक्स में होता है, स्पेस टेक्नोलॉजी में होता है, यानी कि इनका प्रयोग एआई के हार्डवेयर में किया जाएगा, रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो ईवीज चलाते हैं उनमें होगा, सेमीकंडक्टर्स में होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में होगा, स्पेस टेक्नोलॉजी में होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यापक रूप से यह स्टेटमेंट सही है, जो बताता है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा, जो आरईज हैं उनके खनन में चीन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है, उसके बाद भारत की हिस्सेदारी है। देखिए, ये स्टेटमेंट अगर हम देखें तो स्टेटमेंट में पहला पार्ट सही है। ठीक है, चीन की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन चीन के बाद जो आती हैं कंट्रीज उनमें आपका अमेरिका आ जाता है। ठीक है, चीन के बाद आपका अमेरिका आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। भारत के पास अगर हम देखें तो मोटे तौर पर लगभग 1% के आसपास रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, तो बहुत कम है भारत के पास। तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है। तीसरा, भारत सरकार ने महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत ढांचा स्थापित करने हेतु 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन प्रारंभ किया। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन NCMM आत्मनिर्भरता हेतु शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है। और क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया था। तो यह स्टेटमेंट आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा, दुर्लभ मृदा तत्व 13 धात्विक तत्वों का एक समुच्चय होता है। देखिए, जो दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं उनमें कुल 17 धात्विक तत्वें होती हैं, ना कि 13। तो अब चूंकि इसमें 17 होती हैं तो चौथा स्टेटमेंट आपका ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शंस पर, केवल 1 और 3 ए, तो इसका जवाब होगा ए। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो यह है इस प्रश्न का सटीक जवाब। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका बीमा क्षेत्र के बारे में है। बीमा के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। विमानन हल बीमा
के अंतर्गत भौतिक वायुयान के साथ ही उसके मुख्य भाग यानी कि बॉडी, इंजन और वायुयान पर विमान उपकरण समाविष्ट होते हैं। देखिए, जो भौतिक जो विमानन हल बीमा होता है वह विमानन क्षेत्र का एक स्पेशल टाइप का बीमा होता है, जिसके जो कि भौतिक वायुयान जो कि आपका प्लेन है उसके होने वाले नुकसान और क्षति को कवर करता है, और उसके अंदर आने वाले विमान के जो मुख्य ढांचे होते हैं, जो उसका इंजन होता है, अंतरिक्ष प्रणालियां होती हैं और उस पर लगे सभी उपकरणों को भौतिक क्षति और हानि के विरुद्ध एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। इसलिए यह पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्ष 1999 में भारत सहित 130 से अधिक राष्ट्रों द्वारा अंगीकार किए गए मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अधीन एयरलाइंस प्रत्येक मृतक यात्री के परिवार या नॉमिनी को उस परिवार के द्वारा दोष सिद्धि करने की आवश्यकता के बिना ही क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए पूर्णतः उत्तरदायी है। देखिए, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 1999 का, जिसको MC-99 भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में यदि यात्री की मृत्यु हो जाती है या उसको चोट लगती है तो एयरलाइंस की लाइबिलिटी को इंश्योर करता है, स्पष्ट नियम स्थापित करता है। इस कन्वेंशन के अंतर्गत 2 स्तरीय देयता प्रणाली स्थापित की गई है। पहले स्तर पर यह तय किया जाता है कि एक निश्चित सीमा यानी कि एक निश्चित अमाउंट तक के आपको क्षतिपूर्ति एयरलाइंस को देनी ही देनी होगी, ये सख्त देयता में आता है। दूसरा, अगर आप देखें तो जो मृतक परिवार के नॉमिनी हैं या जो मुआवजा पाने के हकदार लोग हैं, एयरलाइंस किसी भी प्रकार की लापरवाही या दोष को सिद्ध करने के लिए उनसे नहीं कह सकती है। एयरलाइन का क्षतिपूर्ति करना पूर्णतः एयरलाइन की जिम्मेदारी है। इसलिए यह स्टेटमेंट भी पूरी तरह से सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो आप इसमें C लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विविध समूह निधियन यानी कि क्राउड फंडिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला, किसी विशिष्ट परियोजना के लिए किसी वेब आधारित प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्किंग साइट के माध्यम से अनेक निवेशकों से निधि यानी कि छोटी छोटी मात्रा में निधि का अनुरोध करना विविध समूह निधियन है। ठीक है, जो क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वह समझिएगा। क्राउड फंडिंग का अर्थ यह होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं पर तालाब बनवाना है या कहीं पर कोई इलाज का प्रावधान करना है किसी अस्पताल में, तो आप किसी विशेष उद्देश्य से सामाजिक या व्यापारिक परियोजना हो किसी के लिए भी आप इंटरनेट या सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा धन मांगते हैं, तो इसको कहा जाता है क्राउड फंडिंग। तो ये जो पहली पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो गई। दूसरा, लघु और मध्यम उद्योग कठोर प्रक्रियाओं से गुजरे बिना पूंजी की निम्न लागत निधियां जुटाने में यहाँ पर समर्थ होते हैं। तो देखिए, जो छोटे उद्योग हैं, जो SMEs हैं और जो स्टार्टअप्स हैं, उनको बैंक ऋण और वेंचर कैपिटल जैसे पारंपरिक माध्यम जो होते हैं उनसे धन जुटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और उनके पास कोलेट्रल की आवश्यकताएं होती हैं जो ये पूरी नहीं कर पाते हैं। तो क्राउड फंडिंग से फ़ायदा ये होता है, जो छोटे और मध्यम उद्योग हैं, छोटे और लघु उद्योग हैं, उनको फ़ायदा ये होता है कि वो सीधे जनता से जुड़ते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, बहुत कम प्रतीकात्मक या प्रशासनिक लागत आती है और कम लागत पर ये वित्तीय संसाधनों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो छोटे उद्योग जो होते हैं, जो वेंचर जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं, वो बेसिकली क्राउड फंडिंग का सहारा लेते हैं। इसमें जो इंटरनेट है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनका सहारा लिया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, तो यानी कि यहाँ पर आप C लगाएंगे। A और 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला, कुछ समितियां दी हुई हैं और इन समितियों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। पहला है RN मल्होत्रा समिति। भारत में बीमा क्षेत्र का व्यापक सुधार करना इसका उद्देश्य था और संगठन था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA। तो देखिए, जो RN मल्होत्रा समिति बनी थी, भारत सरकार ने साल 1993 में RBI के जो गवर्नर थे, एक्स गवर्नर थे RN मल्होत्रा, उनकी अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए समिति का गठन किया था। ठीक है, तो इस समिति का गठन भारत सरकार ने किया था, IRDA ने नहीं किया था। इसका गठन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और IRDA का गठन स्वयं इस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो IRDA ने इसका गठन नहीं किया था, इसकी सिफारिश के आधार पर IRDA का गठन हुआ था और इसका गठन किया था वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने। दूसरा, LC गुप्ता समिति।
भारत में व्युत्पन्न यानी डेरिवेटिव व्यापार आरंभ करने के लिए रूपरेखा प्रदान करना और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड के द्वारा। देखिए, जो एलसी गुप्ता कमेटी है, उस कमेटी का जो गठन किया गया था वो सेबी ने किया था 1996 में, 1996 में किया था। और इसका जो गठन किया गया था वह जो वायदा कारोबार है, जो डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग है, उसको शुरू करने के लिए किया गया था। तो यहाँ पर एक तरीके से किस तरीके से उसका ढांचा तैयार किया जाए, किस तरीके से उसके नियम और उपनियम बनाए जाए, इसके लिए बनाई गई थी एलसी गुप्ता कमेटी। तो यह स्टेटमेंट सही है। तीसरा, उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल कमेटी आवासीय क्षेत्र को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए सुधार कर लाने हेतु रूपरेखा यानी रोड मैप तैयार करना और आरबीआई ने बनाया था। देखिए, जो उर्जित पटेल कमेटी है उसका गठन 2013 में आरबीआई के द्वारा किया गया था। सबसे पहली चीज, इस कमेटी का गठन किया गया था 2013 में आरबीआई के द्वारा, ठीक है। और जो यह कमेटी थी, इसका उद्देश्य था मौद्रिक नीति के ढांचे को सुदृढ़ करना, यानी कि इसका रिलेशन आवासीय क्षेत्र के वित्तीयन का ना होकर के मॉनेटरी पॉलिसी को था। यानी कि मौद्रिक नीति का ढांचे और उसके जैसे कि मुद्रास्फीति का लक्ष्यीकरण कैसे हो, और साथ ही साथ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ना, एमपीसी होती है, वो इसी के रिकमेंडेशन पर बनाई गई थी। और चौथा है वाईएच मालेगाम कमेटी। भारत में सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए रोड मैप तैयार करना और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको बनाया था। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल ने अक्टूबर 2010 में वाईएच मालेगाम का समिति का गठन किया था। यह समिति आंध्र प्रदेश के माइक्रो फाइनेंस संकट के बाद गठित की गई थी। भारत में सूक्ष्म वित्त जो होता है उसके मुद्दों, ब्याज दरों, कार्यप्रणाली, इन सब के में सुधार लाने के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए किया गया था। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 सही है और 4 सही है। तो अगर 2 और 4 सही है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी, यानी कि ए और बी और सी गलत हो गए इस प्रश्न के अंतर्गत, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती। देखिए, जो मांग जमा होती है जैसे कि सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, वो जो एनबीएफसीज हैं उनमें नहीं हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, भारत में संचालित सभी एनबीएफसी कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होना चाहिए। देखिए, जो एनबीएफसीज होती हैं उनमें सारी की सारी आरबीआई के अंडर में नहीं आती हैं। यह स्टेटमेंट पूरी तरीके से आपको सही नहीं है। कुछ ऐसे भी एनबीएफसीज होते हैं जैसे कि बैंकिंग, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके लिए अलग से नियामकीय व्यवस्था की जाती है। सभी संस्थाओं को एक साथ सार्वभौमिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वो आरबीआई के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीज भुगतान और निपटान प्रणाली का भाग है और वो स्वयं के नाम पर आहरित चेक जारी कर सकती हैं। देखिए, चेक जारी करना एनबीएफसी के पावर में नहीं आता है, ठीक है। ये अपने नाम से चेक नहीं जारी कर सकती हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, भुगतान और निपटान प्रणाली यानी कि पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का उस तरह से ये पावर नहीं यूज करती जैसे बैंक हिस्सा होते हैं। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट। अब आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पर। जमा लेने वाली गैर बैंकिंग एनबीएफसी कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम डीआईसीजीसी की जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है, ठीक है। देखिए, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपका पैसा अगर डूबा या बैंक भाग गया तो आपका पैसा इंश्योर्ड होता है एक लिमिट तक। लेकिन जो एनबीएफसी पैसे जमा स्वीकार करती हैं वो पैसा कहीं भी इंश्योर्ड नहीं होता है। डीआईसीजीसी में भी वो इंश्योर्ड नहीं होता है। यह पैसा केवल और केवल इंश्योर्ड होता है बैंक्स में। अगर आपने जमा किया एनबीएफसी में जमा किया है तो वो इंश्योर्ड नहीं है। एनबीएफसी बंद, आपका पैसा डूब गया, तो सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और चौथा सही है, तो आप इसमें ए लगा दीजिए, बिल्कुल बेझिझक लगा दीजिए।
अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न आज का, वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 100। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपीआई का परिकलन अल्किरे फोस्टर पद्धति के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, नीति आयोग द्वारा परिकलन किए जाने वाले एमपीआई में कुल 12 संकेतक हैं। नीति आयोग के एमपीआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एमपीआई में मात्र स्वास्थ्य और बैंक खाता उभयनिष्ठ संकेतक हैं। ठीक है, तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर प्रश्न है। देखिए, जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके मापन के लिए जो एल्किरे फोस्टर पद्धति है उसका ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वह वैश्विक एमपीआई हो या भारत की बहुआयामी गरीबी सूचकांक हो, दोनों जगह सेम पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम देखें तो नीति आयोग जो एमपीआई यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक का मापन करता है उसमें टोटल 12 इंडिकेटर होते हैं जो कि 3 उप आयामों पर बेस्ड होते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य, दूसरा होता है शिक्षा और तीसरा होता है जीवन स्तर यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इनमें कुल 3 आयामों के अंतर्गत 12 संकेतकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पोषण, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा, बैंक खाता, बिजली, आवास, स्वच्छता इत्यादि। तो यह स्टेटमेंट भी आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि नीति आयोग का एमपीआई जो है और जो संयुक्त राष्ट्र का एमपीआई है उसमें मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता एक समान संकेतक है। देखिए, यह गलत है। मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता भारत वाले एमपीआई में यानी कि जो नीति आयोग जारी करता है उसमें जुड़े हुए संकेतक है। ग्लोबल एमपीआई में जो यूएनडीपी जारी करता है उसमें ये दोनों संकेतक इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है और इस तरीके से आपके ए और 1 और 2 ये 2 स्टेटमेंट आपके सही होते हैं। तो इन प्रश्न को देखने के बाद आप एक जो ओवरव्यू इकोनॉमी का ले सकते हैं। सामान्य जैसा प्रश्न है, बहुत ज़्यादा कठोर प्रश्नों का प्रयोग इकोनॉमी वाले सेगमेंट में नहीं किया गया है। अगर आपने एमपीआई पढ़ा है, अगर आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स पढ़ा हुआ है, अगर आपने इस तरीके की चीज़ों को ढंग से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से ये क्वेश्चंस कर सकते थे। एनबीएफसी पर प्रश्न है, जो नॉर्मल न्यूज़ में रहती हैं चीज़ें उन पर ही प्रश्न है, बस थोड़ा सा डीप स्टडी की ज़रूरत थी। तो कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए, उनके कंपोनेंट्स को पढ़िए इकोनॉमिक्स में और करंट अपडेट कर लीजिए। इसके सिवा आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इस पेपर को देखने के बाद यही ओवरव्यू दिया जा सकता है। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, यहाँ पर आपको मैं ये पेपर भी शेयर कर दूंगा तो आप देख सकते हो। और ये आपको यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप कनेक्ट कर सकते हो। एक अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी अब अगले साल के लिए, उसके अगले साल के लिए, उसके बाद के लिए करना चाहते हैं तो वो हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 मई से। इन बैचेस में आपको बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी और सबसे खास बात मिलेगा आपको स्मार्ट मॉडल। स्मार्ट मॉडल का मतलब ये है कि इसमें आपको एक नए तरीके से पूरे कोर्स को तैयार कराया जाएगा, क्योंकि इस बार का पेपर इकोनॉमी के लिए तो मैं कह सकता हूँ बहुत कठिन और बहुत बड़ा मिराकल वाला चेंज नहीं था, लेकिन बाकी में बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट्स थे। तो आप क्या करें, आपके लिए एक नए तरीके से पूरी तैयारी कराई जाएगी, इस अपडेटेड वर्जन में तैयारी कराई जाएगी। इसी को हम स्मार्ट मॉडल कह रहे हैं। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो 27 मई से हमारे बैचेस शुरू हो रहे हैं उसमें आप एनरोल हो सकते हैं। इसकी सुविधाओं और इसके पैटर्न को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ पर डेमो क्लासेस भी हैं, वो भी ज़रूर देखिएगा। और कोर्स को खरीदने से पहले पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगले साल का या उसके बाद का लक्ष्य आप रखना चाहते हैं, लक्ष्य रखिए, जी जान लगाइए। अगर कोई समस्या होती है या कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्प्ले हो रहे नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।